तो नमस्कार। आज आपके लिए कुंडली से अपने भाग्य के बारे में जान कैसे पाते हैं और कुंडली सीखते कैसे हैं, इस तरीके को विस्तार से बताने के लिए आमंत्रित हूँ। पहले तो आप ये जानें कि आपके सामने अगर लग्न ये बनी हुई है, देखो मैंने क्रम से बना रखी है, लग्न कुंडली लिख रखा है और क्रम से 1 से लेकर 12 तक लिख रखा है। तो आपको ये पता हो ये है क्या, ये 1 से 12 तक, इसको हम लग्न कहते हैं। जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर से हम किसको जानते हैं, 2 नंबर से हम किसको जानते हैं। पहली बात ये, आप प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से देखें और ध्यान से जान पाएं, तभी आप विस्तार से इसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं और क्या चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। तो पहली चीज़, लग्न कुंडली में ये 12 खाने बने हुए हैं। इन प्रत्येक खाने का अपना अपना एक महत्व होता है। उस महत्व के बारे में आप ठीक प्रकार से जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो ये मैंने आपको नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 है क्या, तो हम अब इनको जानें। पहले हम जो 1 नंबर लिखा है उसका नाम है मेष, क्योंकि हमारी जो राशियां हैं वो 12 राशियां हैं। 12 राशियों के हिसाब से पहली जो लग्न है, जो पहली लग्न है 1 नंबर जिस पर लिखा होता है उस लग्न का नाम होता है मेष लग्न। दूसरी वृष, 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं मकर, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। अब बात आई, पहली बात तो ये कि हमारे सामने लग्न तो बता दी गई कि भाई मेष लग्न है, वृष लग्न है, क्योंकि ये 1 नंबर की जगह किसी की कुंडली में आप अगर अपनी कुंडली पर, क्योंकि कुंडली देखने का सबसे अच्छा माध्यम है, आप अपनी ही कुंडली को लेकर बैठ जाइए और अपनी कुंडली पर ही रिसर्च करिए। अगर आप अपनी कुंडली पर रिसर्च कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप बहुत ही जल्दी अब फलादेश करना सीख जाएंगे, बहुत जल्दी। और सीखेंगे कैसे? आप आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में जानेंगे कैसे सीखेंगे आप फलादेश। तो हमने ये 12 आपको नहीं है राशियां बताई, राशियों के हिसाब से लग्न बता दी, क्योंकि हो सकता है इसमें मैंने 1 नंबर पहले लिखा हो, आपकी कुंडली में हो सकता है 3 नंबर हो सकता है 5 नंबर हो सकता है 6 नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। इन नंबरों का अलग अलग प्रभाव है, इन लग्नों का अलग अलग प्रभाव है, वो कैसे है इसको जानेंगे। पहले अब मैंने 1 नंबर बताया था आपको, 1 नंबर का मतलब था मेष लग्न। मेष लग्न का जो स्वामी है, मेष राशि जो है उसका स्वामी है मंगल है। वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और 9वें नंबर पर धनु राशि का स्वामी गुरु है। 10वें पर जो 10वीं राशि है उसको कहते हैं मकर, मकर राशि का स्वामी शनि है। और 11वें नंबर शनि जिसमें बैठा है वो है आपकी कुंभ, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। और 12वां नंबर जिसको हम राशि को कहते हैं मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु है। अब आपको ये राशि के स्वामी पता लग गए। अब राशि के स्वामी पता लग गए तो राशि के स्वामी का अलग अलग प्रभाव होगा। कैसे प्रभाव होगा उसके बारे में पहले हम ये जाने कि ये जो 12 खाने हैं इनसे संबंध किसका है, हम किस संबंध के बारे में इससे विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। ठीक प्रकार से आप वीडियो को देखेंगे तभी जान पाएंगे कि हमने क्या आपको समझाया, क्या आपको बताया, कैसे। अब चलें, मैं एक चीज और बता दूं कि हो सकता है आपकी कुंडली मैंने पहले 1 से बताया था, 4 से शुरू हुई हो और जो चंद्रमा है वो यहाँ बैठा हो 9वें में, तो आपकी जो राशि है नवी किससे पता लगती है? 9वां नंबर किसका है? तो हमारा जो 9वां नंबर है वो धनु का है। और जिस घर में चंद्रमा बैठा हो आपकी वही राशि होगी। पहली बात तो आप ये जान लें। अगर मान लीजिए 4 नंबर पहले पर लिखा है, इसी घर में चंद्रमा बैठा होता तो आपकी राशि कर्क होती। मान लीजिए 5वां नंबर जहां लिखा है उस जगह पर आपका चंद्रमा बैठा होता तो उसी वह राशि आपकी सिंह होती। तो आप ये जान लें जिस घर में जहां जिस नंबर पर चंद्रमा बैठा है वही आपकी राशि होगी। अब आगे चलते हैं। आगे आप ये जाने कि भाई ये जो 12 हैं कैसे जानेंगे कि हमारे जो 12 खाने हैं उनसे पहचान कैसे होगी कि हम अपने शरीर के पूरी शारीरिक संरचना को किस प्रकार से जाने कि हमारे शरीर में किस चीज को कुंडली के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर जो 1 है, वो जो 1 नंबर का जो भाव है उस भाव में हम तन भाव को देखते हैं। तन माने हमारा जो शरीर है उस शरीर के बारे में हम जानते हैं। दूसरे से धन भाव को, तीसरे से सहज जिसमें भाई बहन, चौथा सुहृत, 5वां सुत,
छठा रिपु, सातवां जाया, आठवां मृत्यु, आयु, नवा भाग्य, 10वां कर्म, 11वां आय और 12वां व्यय। अब पहली बात आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई ये तो बता दिए, इनसे समझ में तो कुछ नहीं आया कि भाई ये तनु क्या है, धन क्या है, सहज क्या है, श्रुत क्या है, सुत क्या है, रिपु क्या है, जाया क्या है। अब हम इसको विस्तार से आपको समझाते हैं। अब एक बात और समझ लें, जो ग्रह है जिस घर में बैठा है उसका प्रभाव कैसे होगा, हम इसको इसके आगे वाली वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि इन सब ग्रहों में, इन सब भावों में हम किस किस चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहला भाव था तन भाव। अब तन भाव से हम रूप, रंग, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, मस्तिष्क और अपने दादा के बारे में जान सकते हैं। दूसरा भाव था धन भाव। धन भाव से हम वाणी, हमारी वाणी कैसी है, हम पर धन कितना है, हमारी पैतृक संपत्ति कितनी है, हमारा कुटुंब कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा दाया नेत्र। इसी से हमारे दाएं नेत्र के बारे में भी जाना जाता है कि मान लीजिए इस घर में अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है तो इससे हमारे दाएं नेत्र की रोशनी को हम प्रभावित करता है। इसको हम जानेंगे, आगे जानेंगे। अभी पहले हम इस भाव के बारे में जानें। अगला तीसरा भाव जो है तृतीय, उसको हम कहते हैं सहज भाव। भाई, बहन, नौकर, साहस, अवसाद, प्रवास, कहाँ हमें घूमने जाना है, हमारा गला, हमारे कान, हाथ, नाक और औषधि, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें। आपको अगर कुंडली सीखनी है तो, और कुंडली सीखनी नहीं, केवल नहीं है देखना ही देखना है, तो सोच लीजिए देखने से कुंडली नहीं आएगी। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और जाने किस प्रकार से हमने आपको विस्तार से कुंडली सिखाई। अगर आप इस पूरी वीडियो को विस्तार से देखते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ आप धीरे धीरे कुंडली में विशेषज्ञ बन जाएंगे और किसी भी कुंडली को देखकर बता देंगे कि इस कुंडली में क्या दोष है, ये कैसी कुंडली है, और पहचान कर बता देंगे। तो अब आज हमने पहली वीडियो से आपकी शुरुआत करी कुंडली की, आप ठीक प्रकार से जान पाएंगे। तो शुरुआत से ही इसको क्रम से देखें, ये ना हो बीच बीच से आप देखेंगे, जब बीच से देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। अब आते हैं हम चौथे भाव पर, जो चतुर्थ भाव था। चतुर्थ भाव हमें सुहित भाव कहते हैं। सुहित माने सुख, भूमि, भवन, हम चौथे भाव से देखते हैं। जायदाद, हमारे पास पैतृक जो जायदाद है वो कितनी होगी। बाग बगीचे, कृषि, कर्म, वाहन, भूमिगत धन, हृदय, छाती, हमारा हृदय का जो कंपन है, हृदय आदि रोग भी हैं वो भी इनसे देखा जाए। छाती हमारी, नौकर, माता, माता को भी इससे देखा जाता है। पूछते हैं आपकी माँ कैसी है, तो चौथे भाव से ही डिसाइड होगी आपकी माँ का भाव है। ससुर, आपके ससुर भी हैं इसमें। जल में डूबने या यात्रा करने का इससे ही पता लगता है। पांचवा भाव, ये संतान का भाव है कि आपकी कितनी संतान है। किसी व्यक्ति की संतान नहीं हो रही है तो इस पांचवें भाव से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई संतान होने का कारण क्या है, किस ग्रह की युति बनने से हमारे संतान नहीं हो पा रही या हमारे संतान हो रही है, यही कारण आप जानेंगे। तो पहले ही संतान भाव से हम क्या देखेंगे, विद्या, बुद्धि, हमारी लॉटरी, सट्टा, आकस्मिक धन, जिसकी हमें कभी आकांक्षा नहीं रहती वो मिलेगा कि नहीं, या लाभ होगा या हानि होगी। वैदेशिक भाषा माने और भी विदेशी भाषा हम जो जानते हैं वो इसी से। मशीनरी, औजार का ज्ञान, केमिकल औषधि, कि हम इन औषधि के बारे में भी जानते हैं। शोध प्रबंध, हम शोध कैसे कर पाते हैं। रचना, संतान व संतान के आचरण कैसे होंगे। रूप रंग का विचार, हमारा रूप रंग माने संतान का रूप रंग कैसा होगा। धातु क्षय, हम जो नहीं, हमारे शरीर में पौष्टिकता जो आती है वो धातु से आती है। हमारा धातु पौष्टिक है तो हमारा शरीर पौष्टिक होगा। तो इसी प्रकार धातु क्षय के बारे में भी जानेंगे। पेट, पीठ का सुख दुख, हमारा पेट और पीठ भी इसी से निर्धारित होता है कि हमारी कमर में बड़ा दर्द है, पेट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब चीजें भी आप संतान भाव से ही जानेंगे। पेट संबंधी विकार भी इसी से जानेंगे। मंत्र सिद्धि, जो लोग तंत्र विद्या में नहीं है पारंगत होते हैं वो मंत्र सिद्धि में पारंगत कब होंगे, जब उनका संतान पक्ष बलवान होगा। स्त्रियों का मासिक धर्म भी इसी से निर्धारित किया जाता है। अब आता है छठा भाव, रिपु भाव कहते हैं। रिपु माने होता है शत्रु, शत्रु या यश, अपयश, पांव संबंधी विचार, हमारे पांव में जो रोग है वो पता लगेगा। रोग या चोरी का भय, ये भी पता लगेगा। गुप्त शत्रुओं से हानि, कितनी शत्रुओं से हमें हानि होगी या लाभ होगा ये भी पता इसी से लगेगा। चाची या मामा से हानि या लाभ ये भी पता लगेगा। कुष्ठ या व्रण, हमें कुष्ठ माने कोढ़ संबंधी विकार होगा कि नहीं होगा, ये सब हमें छठा भाव, जो छठा नंबर आपने देखा था वो छठे भाव से हमें इसका पता लगता है। अब सातवें नंबर पर आते हैं। हमारा जो सातवां नंबर है, स्त्री या प्रतिभाव, जिसे हमने जाया कहा था।
जाया कहा था, जाया माने पत्नी का भाव है, पत्नी भाव है, पति भाव या पत्नी भाव कुछ भी कह सकते हैं। स्त्रियां हैं तो पति भाव होगा उनका, अगर पुरुष हैं तो स्त्री भाव होगा उनका। तो हम सप्तम भाव से जानते हैं। स्त्री या पति के रूप में उसका रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, विवाह के दिशा का ज्ञान भी इसी से होगा, कौन सी दिशा में हमारा विवाह होगा। आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारे विवाह की दिशा कौन सी होगी, किस दिशा में हमारा विवाह हो रहा है, कैसे कैसे किस किस चीज़ों के ग्रह से इसकी युति हो रही है, कौन सा योग बन रहा है, सब चीज़ आप विस्तार से जान पाएंगे। लेकिन शुरुआत से आप वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो भागीदारी या स्वच्छंद व्यापार आपका, कैसे व्यापार करेंगे आप। गुह्य भाग में रोग, तो इससे हमारा नहीं है, जो नीचे का हिस्सा है जिसे गुह्य भाग कहते हैं, उसमें कौन सा रोग है ये भी उसी से हम सप्तम भाव से जानते हैं। दादी के सुख दुख का विचार इसी से हम करते हैं। अब आठवां भाव जिसे हम मृत्यु कारक भाव कहते हैं, हमारी आयु, मान अपमान, जिससे हमें कहते हैं ना कभी कभी जिसके हमें आकांक्षा नहीं होती वैसा हो जाता है, सोचते हैं सुख मिलेगा, मिल गया दुख। तो ये अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठने पर पापी ग्रह जैसा प्रभाव देगा, पुण्य ग्रह बैठने पर पुण्य ग्रह जैसा प्रभाव देगा, लेकिन देगा कष्टकारी बहुत कम है कि जो हमें लाभकारी दे। लाभकारी कौन सा प्रभाव देगा, क्योंकि ये पापी ग्रह है, पापी घर है, तो पापी घर में पापी ग्रह ही अच्छा प्रभाव देगा, पुण्य घर अच्छा प्रभाव बहुत कम देगा। देगा तो जरूर लेकिन कम देगा। अगला आयु भाव से हम क्या जाने, हमारी आयु कितनी है, हमें रोग, विष, विषैले जंतु का भय। ये बात आप ध्यान रखना कि हम अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह से उस बीमारी का हम 80% तो काउंट कर लें कि भाई वो बीमारी हमें उसी से मिलेगी। मान लीजिए आपके घर में इसमें अष्टम में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा हमें क्या देता है, शीतलता, सर्दी, जुकाम। मान लीजिए मंगल बैठा है तो मंगल क्या देता है, सर दर्द। ऐसे हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है अष्टम ग्रह में बैठने के बाद। लेकिन अब इसको बारे में मैं अभी इस वीडियो में पूरा क्लियर नहीं करूंगा, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा या इसको समझाऊंगा तो आगे इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो आगे आत्महत्या, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो इसी घर से करते हैं, लोगों के मन में विचार इसी से आता है। एक्सीडेंट कब है, एक्सीडेंट जो होता है वो इसी ग्रह से होता है, घर से होता है। तो इस भाव के बारे में आप याद रखना कि हमारा एक्सीडेंट हुआ तो इस ग्रह की युति से हुआ, कैसे हुआ ये सब आप जान पाएंगे। चोरी इसी से व्यक्ति सीखता है, पांव के कष्ट, चोट चपेट, ऋण या कर्ज, ये सब इसी अष्टम भाव से हम जानते हैं। अब नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव हमारा भाग्य का है। भाग्य के बारे में, हमारा भाग्य कैसा रहेगा। आपने अपने हाथ में एक अंगूठी के पास एक बड़ी रेखा देखी होगी, उसके बीचों बीच में, हमारे हाथ के बीचों बीच में एक लंबी रेखा बन जाती है, वो इस भाग्य रेखा पर निर्धारित होती है। ये भाग्य हमारा कैसा है, हमारी उन्नति होगी या अवनति होगी। धर्म वैराग्यता, इसी के माध्यम से हम जानते हैं हम कितना धर्म करेंगे या हम कितने वैरागी होंगे, हम धर्म करेंगे या अधर्म करेंगे, इसके बारे में भी इसी से जान पाएंगे। देवालय, हम देवालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी इसी से जानेंगे। धर्मशाला, हम धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे नहीं करेंगे, पाठशाला पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इनका निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, इनका जीर्णोद्धार करेंगे या नहीं करेंगे, या परदेश का वास करेंगे या नहीं करेंगे। परदेश माने दूसरे देश में जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इसी भाग्य से हम जानते हैं। तो कहा भी यही जाता है, भाग्यम फलति सर्वत्र, कि हमारा भाग्य हर जगह अपना प्रभाव जरूर दिखाता है, लेकिन हम उसके लिए प्रयास जरूर करते हैं। ये नहीं कि हम आलसी की तरह घर पर पड़े हैं और सोचें भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य के माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका ये सोचना आप छोड़ दें, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हम अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, हो सकता है कि भगवान द्वार पर तो थे लेकिन आप द्वार खोलने तक गए ही नहीं, उसके प्रयास करने के लिए नहीं गए। तो ये बात आप ध्यान रखना, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, भाग्य आपका तभी काम करेगा। आगे साले बहनोई का सुख, इसी से जानते हैं। पेट और पीठ के बारे में भी इससे जानते हैं। दसम भाव हमारा कर्म का भाव है, इससे हम पिता को देखते हैं। कर्म, हमारा कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। कार्यों में निष्ठा या अवसाद, कार्यों में हमारी निष्ठा है या नहीं है, ये जानते हैं। पिता का सुख है या दुख है, ये जानते हैं। सामाजिक मान, हमें समाज में मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, राजकीय लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी। पिता का स्वभाव कैसा होगा, वह उनकी पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, यश कैसा होगा, अपयश होगा। सासू, हमारी सास। वैदेशिक यात्रा, विदेश की यात्रा भी इससे जानते हैं। आकाश मार्ग की यात्रा, माने यार खूब हवाई जहाज में घूम रहे हैं, इसी से जान पा रहे हैं। वृक्ष या छाती के, वृक्ष या छाती के, छत या ऊंचे स्थान से गिरना, कभी ऐसा होता है आपके साथ, हुआ होगा। तो मान लो आप वृक्ष से गिरे हो या छत से गिरे हो
या किसी उच्च स्थान से गिरे हो, तो ये इसी के कारण से है। राजकीय नेतृत्व हमारे अंदर कितना है वो इसी से आप जान पाएंगे, 10वें भाव से। अब 11वां भाव शत्रुता या मित्रता का है। 11वां भाव हमारे आय भाव इससे इसी से निर्धारित होता है। हमारी आय कितनी होगी, अच्छा ग्रह बैठा है तो अच्छे प्रकार से आय होगी, बुरा ग्रह इसमें बैठा है तो बुरी प्रकार से आय होगी। चोरी चकारी से आप कमा रहे होंगे, अच्छे प्रकार से आप नौकरी से धर्म कर्म करके आप कमाते हैं। अपव्ययता, कितना खर्चा इसी से होगा ये पता लगेगा। मामा से हानि या लाभ इसी से होगा। तीर्थ यात्रा या तीर्थवास, हम तीर्थ में जाके वास करेंगे या तीर्थ यात्रा करेंगे। शत्रु का संकट, जब धन ही नहीं होगा तो संकट, धन ज्यादा हो जाएगा तो संकट भी आ जाएगा कि भाई कैसे छिपा के रखूं उससे धन। ऋणग्रस्त स्थिति, बाई आंख इसी से हम देख नहीं, मैं आय भाव के बारे में बता रहा था, थोड़ा मैं व्यय भाव के बारे में चला गया, तो आय भाव के बारे में दोबारा से समझा दूं। आय शत्रुता या मित्रता के बारे में। आय स्थायी या अस्थायी स्रोत, कि आय का स्थायी रूप से रहेगी कि नहीं रहेगी। पुत्र वधू, दामाद का सुख दुख, गला कान और नाक को कष्ट के बारे में आय भाव बताता है। 12वां जो भाव है जिसको हम व्यय भाव के रूप में कहते हैं, व्यय माने खर्चा होता है, संस्कृत में व्यय कहते हैं खर्चे को, कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। अगर आपके कुंडली में खर्च ज्यादा चल रहा है, आप में आज कमाते कम है और खर्चा ज्यादा करते हैं, तो सोच लीजिए आपके व्यय भाव में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब आप इस व्यय भाव को सही कैसे करेंगे, तो आप जान लीजिए किस ग्रह की युति से आपको ये व्यय भाव हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो सद्व्ययता और अव्ययता। सद्व्यय माने अच्छे प्रकार से व्यय कैसे होगा और बुरे गलत कामों में। मामा से हानि या लाभ, तीर्थ यात्रा से या तीर्थवास कैसे होगा। शत्रु संकट, ऋणग्रस्त की स्थिति, बाई आंख किसी से देखते हैं, चाचा मामी या मान सम्मान, इनको हम इसी के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको कुंडली के पहले चैप्टर को पढ़ाया। अभी आप ये ना समझो कि हम बहुत कुछ जान गए, अभी आप बिल्कुल शून्य हैं। शून्य का मतलब है आप कुंडली को अभी विस्तार से जानने के लिए अभी आपने ये भाव सीखे कि हमारे जो 12 भाव कुंडली में 12 जो स्थान बने हुए हैं उन स्थानों में क्या क्या चीज हम जान पाते हैं। अब आगे की कुंडली में आप क्या जानेंगे कि मान लीजिए 12 स्थानों में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है और कौन से ग्रह में वो उच्च का होता है या नीच का होता है, ये सब आप अगली वीडियो में जान पाएंगे। और पहली बात, एक बात और बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इससे जान पाए हो ठीक प्रकार से, तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक पहुंचाना भी ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी को आवश्यकता हो ज्योतिष सीखने की और ज्योतिष सिखाने वाले बहुत कम हैं। तो मैं समझता हूं अगर आप प्रयास करेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा तो इससे बड़ा क्या होगा। तो धन्यवाद सभी के लिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंडली के बारे में सिखाने के लिए दूसरे पार्ट में आमंत्रित हो। मैंने आपको पहले पार्ट में कुंडली के बारे में बताया था, अब मैं दूसरे पार्ट में आपको सिखाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। ग्रहों की स्थितियों के बारे में अभी तक मैंने आपको राशि के नाम, राशि का प्रभाव ये बताया था। अब दूसरे में अब राशियों की उच्च स्थिति और नीच की स्थिति क्या है। पहली बात, ग्रहों में उच्च स्थान कहाँ होता है और नीच का स्थान कहाँ होता है, तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं एक श्लोक मैंने आपके सामने दिख रहा होगा आपको वीडियो में, जिसमें लिखा है पश्यन्ति सप्तमः सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिकोणम चतुरष्टमान। पश्यन्ति माने देखते हैं, सप्तम माने सप्तम स्थान को, सर्वे माने सभी ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी ग्रह सप्तम स्थान को देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ शनि माने शनि महाराज और जीव माने गुरु और कुजा माने मंगल, ये जो 3 ग्रह हैं विशेषतश्च त्रिदशम, ये विशेष रूप से किसको और देखते हैं, 7वें को तो देखते ही देखते हैं, और किसको देखते हैं, त्रिदशम माने शनि 3 और 10 को देखते हैं, और जीव माने गुरु जो है वो त्रिकोण 5 और 9 को देखते हैं, और कुजा माने मंगल तो आपके 4 और 8 को देखते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया किस किस को देखते हैं, इसकी मैं आपको हिंदी और दिखा देता हूँ, जिससे आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बात और, वीडियो आगे बढ़ाते समय ये बात ध्यान रखना, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो उसके साथ आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपके समझ में अच्छे प्रकार से आ रही है तो मैं, अगर नहीं आ रही है तो मैं और अच्छा उसके लिए विस्तार करूंगा। अगर समझ में आ रही है तो आप ठीक प्रकार से बताएं कि कैसी समझ में आ रही है, कैसी लग रही है आपको वीडियो। तो ये लिखा है इसमें, अपने स्थान से सप्तम स्थान को सभी ग्रह देखते हैं। शनि 3 10 माने प्रथम, जीव माने गुरु 5 9 त्रिकोण को देखता है और मंगल 4 8 को देखता है। अब एक बात और, मैंने आपको ये बता दिया ग्रह कौन कौन से स्थान को देखते हैं। अब इनका उच्च का स्थान और नीच का स्थान, जहाँ ये बैठे हैं वहाँ उस घर में उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, ये भी बात आती है।
सबसे पहले सूर्य से चलते हैं, तो हमारा जो सूर्य ग्रह है उसमें उच्च का क्या होगा, सूर्य जो है प्रथम स्थान का उच्च का होता है। माने सूर्य अगर मेष में बैठा है, मेष लग्न, मेष माने 1 नंबर पर बैठा है तो सूर्य उच्च का होगा, और 7 नंबर पर बैठा है सूर्य तो नीच का होगा। ये बात ध्यान रखना विशेष करके। ऐसे ही चंद्रमा, चंद्रमा अगर वृष का है, वृष में बैठा है माने दूसरे नंबर पर बैठा है तो क्या होगा, उच्च का होगा, और 8वें में बैठा है तो नीच का होगा। ऐसे ही मंगल, मंगल अगर 10 में बैठा है तो उच्च का, 4थे में नीच का होगा। बुध 6ठे में उच्च का, 12वें में नीच का। गुरु 4थे में उच्च का, 10वें में नीच का। शुक्र 12वें में उच्च का और 6ठे में नीच का होगा। और इसी प्रकार शनि 7 में उच्च का होगा और प्रथम में नीच का होगा। ये मैंने आपको ऊंच और नीच का स्थान बताया इसमें। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपनी कॉपी पर इसको उतार सकते हो। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बताई, इसमें आपको ग्रहों के उच्च और नीच के स्थान बताए। अगर ये समझ में आ गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना ना भूलें। धन्यवाद। कुंडली में चंद्रमा किस स्थान पर बैठा है और चंद्रमा की उच्च की स्थिति और नीच की स्थिति को जानने के लिए हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। चंद्रमा उच्च के होते हैं, वो शंकर जी की आराधना विशेष करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा का उच्च का जो घर है, वो घर, इसका जो पक्का घर है उसे हम चतुर्थ घर के रूप में देखते हैं। अर्थात चंद्रमा का जो पक्का घर वो चतुर्थ है, और चंद्रमा का जो श्रेष्ठ घर है 1, 5, 7 और 9। अब आपके मन में जिन्होंने कुंडली पहली बार देखी हो तो 1, 5, 7, 9 क्या है, तो मैं ये बता दूं। 1 माने लग्न स्थान, अगर मैं इसको आपको डिफाइन करूं तो 1 माने लग्न का स्थान जो बताता है। 5, आप अगर कुंडली में 5वां क्रम से चलें तो 5वां, 7वां और 9वां जो स्थान है वो श्रेष्ठ घर के रूप में देखा जाता है। अब इसके जो मंदे घर हैं वो 6, 8, 10 और 12, ये घर मंदे घर कहलाते हैं चंद्रमा के। चंद्रमा का जो रंग है वो दूधिया सफेद रंग है। चंद्रमा का जो शत्रु ग्रह है, विशेष करके आपने देखा होगा बहुत से विद्वानों का मत है और किताबों में भी चर्चा है कि चंद्रमा के शत्रु की चर्चा नहीं की गई है। तो चंद्रमा के जो शत्रु हैं वो राहु और केतु के रूप में माने जाते हैं। ज्यादातर कहा जाता है चंद्रमा का विशेष कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा के मित्र हैं और सम हैं। तो मित्र सूर्य बुध हैं चंद्रमा के, और जो समग्रह हैं वो शनि, शुक्र, मंगल और बृहस्पति हैं। चंद्रमा दूसरे भाव का, द्वितीय भाव का उच्च का होता है। कभी भी चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हो तो उच्चस्थ बैठा है, उच्चस्थ चंद्रमा का क्या फल होगा और नीच के चंद्रमा का क्या फल होगा हम ये भी जानेंगे। तो नीच का जो चंद्रमा है वो कहाँ होगा, अष्टम में होगा। अगर आप ये बात जान लेना, कोई ग्रह किसी भी घर का उच्च का हो तो उसी के 7वां घर उसका नीच का होगा। अर्थात दूसरे में बैठा है तो दूसरे से अगर हम क्रम से चलें तो 8वां जो घर है वो नीच का घर हो गया उसका, चंद्रमा का नीच का घर। जो समय है चंद्रमा का वो चांदनी रात में है, दोपहर से पूर्व का समय है। दिन है चंद्रमा का सोमवार। बीमारी क्या देता है चंद्रमा हमें, चंद्रमा सबसे ज्यादा कब्ज देता है, पेट की बीमारियां देता है और हार्ट अटैक की बीमारी भी चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्र प्रबल वाला व्यक्ति, अब चंद्रमा की पहचान कैसे करें, चंद्रमा का व्यक्ति कैसा उच्च का होगा कैसा नीच का होगा, तो कहते हैं चंद्र प्रबल वाला व्यक्ति सफेद दूध जैसे रंग वाला, शांत स्वभाव, चेहरा चौड़ा, आंख चकोर, घोड़े की तरह होंगे और दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर या नर्म सा जवाब देकर अपनी ओर मिला लेने वाला होता है। अर्थात दूसरों को बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। सफेद वस्त्र पहनना उसे अच्छा लगता है। शरीर का निचला भाग अर्थात नाभि से नीचे का भाग भारी और भद्दा होता है। यानी ऊपर का भाग तो बड़ा सुंदर है और नीचे का भाग भद्दा है। उसका अंगूठा छोटा होता है और उंगलियां बड़ी सुंदर होती हैं। छोटे अंगूठे वाला उंगली सुंदर होंगी, तराशी हुई उंगली होती है। पशु पालने में उसे अधिक रुचि होगी और पशुओं से वह लाभ अधिक उठाएगा, ये विशेष है। चंद्रमा मंदे की पहचान, अब चंद्रमा किसी का मंदा हो, कहें वहाँ कोई पूछ बैठे भैया मेरा चंद्रमा कैसा बैठा है, अगर मंदा है तो क्या पहचान विशेष होगी, तो चंद्रमा की पहचान है दूध देता हुआ पशु मर जाता है, पहली चीज। नल कुआं तालाब सूख जाते हैं जिनके चंद्रमा मंदे होते हैं। कहते हैं उससे पहले तो चंद्रमा नल में बहुत अच्छा पानी देता था या तालाब
में पानी था या कुआं बनिया खूब भरे हुए थे, लेकिन अब तालाब और कुएं सब सूख गए। महसूस करने की शक्ति, हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, अपने मन में बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, वो भी हमारी ये शक्ति चली जाती है। ये चंद्रमा के मंदे होने की पहचान है। और इसमें विशेष क्या है कि चंद्र 6, अगर छठे स्थान में चंद्रमा हो तो माता को कष्ट देता है, तो उसके लिए क्या करना है, खरगोश पालें। ऐसा करने से कष्ट नहीं होता। चंद्र उच्च का हो, उच्च का कहाँ होगा, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, चंद्रमा उच्च का दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में होगा। यह अपनी राशि कौन सी है, कर्क राशि है। कहा कर्कस्याधिपति चंद्र, कर्क के अधिपति जो है चंद्रमा है, या घर का हो, अपने घर का हो, तो जातक हिंदी संस्कृत का विद्वान होता है, जातक को जल्दी मकान का सुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। अब उपाय क्या करना है, अगर चंद्रमा किसी के बेकार बैठे हों, उनका प्रभाव अच्छा फल नहीं मिल रहा हो, तो क्या उपाय करना है ये जानना है आपको। तो उपाय, शिव की आराधना करें। माता की सेवा से चंद्र शुभ हो जाता है। शंकर जी की आराधना से और अपनी माँ की सेवा करने से चंद्रमा शुभ हो जाता है। लेकिन ये ना समझें, अगर जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा नहीं करते हैं, उनका चंद्रमा क्या होगा, कष्टकारी हो जाएगा। और उसका प्रभाव क्या मिलेगा हमें, अच्छा तो मिलने से रहा, बुरा ही मिलेगा। अपने बुजुर्ग साधु व ब्राह्मण को पाँव छूकर आशीर्वाद दें। आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, उन सबको क्या लें, उनसे आशीर्वाद लें। आशीर्वाद साधु से लें तो उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। रात को पानी सिराने पर रखकर प्रातः कीकर की डाल में कीकर में डालना चाहिए। अर्थात आपने कीकर माने बबूल का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत सी जगह देखा होगा। तो वो जो रात का पानी आप सिराने पर रख रहे हैं, उसको बबूल के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो क्षीण चंद्रमा है वो बढ़िया हो जाएगा। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर पानी में बहाने से चंद्रमा अच्छा हो जाता है। और मोती चांदी में पहनने से भी चंद्रमा अच्छा हो जाता है। ये मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताया। अब चंद्रमा के भावों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको अगर वीडियो से कुछ समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई हमें चंद्रमा के बारे में आपने क्या जाना, कैसे जाना, और आपकी कुंडली में क्या इस प्रकार से ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तो मैं आगे भावों की चर्चा आने वाली वीडियो में करूँगा कि चंद्रमा प्रथम भाव में कैसा होगा, द्वितीय भाव में कैसा होगा, तृतीय भाव में कैसा होगा, और क्या उपाय करना सार्थक होगा। ये भी बात विशेष करके होती है। आपने ज्योतिष की बहुत सारी पुस्तकें देखी होंगी, उन पुस्तकों में आपने चर्चा हम आगे करेंगे बुध के बारे में, कि बुध कहाँ बैठे तो उच्च का हो, कैसे बैठे और बुध का प्रभाव क्या है, बुध हमें देता क्या है। इन सब चीज़ों को जानने की हम कोशिश करते हैं, समझेंगे ध्यान से। लेकिन समझने से पहले एक बात बता दूं कि आप सभी लोग ज्योतिष सीख ही रहे हैं, तो सीखते समय कॉपी और पेन अवश्य लें। ये ना हो कि बाद में कहें कि ज्योतिष आपके समझ में नहीं आ रही है। जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आगे की वीडियो में आपको उस चीज़ को और बढ़िया तरीके से समझा सकूं। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बुध ग्रह की हम चर्चा करते हैं। बुध ग्रह से क्या मालूम पड़ता है। जो बुध ग्रह है उसके जो इष्ट देवता हैं वो हैं दुर्गा जी। तो ये समझ लीजिए, किसी के बुध बहुत उच्चस्थ बैठे हैं तो उस पर दुर्गा जी की विशेष कृपा हो। आगे इसका जो पक्का घर है वो 7वां है, सप्तम। श्रेष्ठ घर 1, 2, 4, 5, 6 और 7, ये इसके श्रेष्ठ घर कहलाते हैं। और जो मंदे घर हैं, जो अच्छा प्रभाव नहीं देते, वो 3, 8, 9, 10, 11 और 12 जो घर हैं वो इनके मंदे घर कहलाते हैं। इसका जो शत्रु ग्रह है वो चंद्रमा है। मित्र ग्रह है सूर्य, शुक्र और राहु, ये मित्र ग्रह हैं बुध के, क्योंकि सूर्य के साथ हर समय बुध बैठा हुआ आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में विशेष करके बैठा होगा। तो इसके मित्र ग्रह हैं। सम ग्रह कौन से हैं, तो कहते हैं शनि, बृहस्पति, केतु और मंगल सम ग्रह हैं। ये उच्च का क्या है, इसमें ये 6 नंबर लिखा है, इसमें कन्या राशि का जो बुध है वो उच्च का होता है आगे, और जो नीच का होता है वो मीन राशि का बुध नीच का होता है। तो आपको एक बात पता लगी कि कन्या राशि में आपका अगर बुध बैठा हुआ है तो उच्च प्रभाव देगा, और मीन राशि में बुध बैठा हुआ है तो आपको नीच का प्रभाव देगा। नीच के प्रभाव में क्या है, तुतलाना, हकलाना ये शुरू कर देगा, अच्छे विचार नहीं आएंगे, गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बातें आपको जाननी है।
बीमारी क्या है? दांत की नाड़ियों की बीमारी ज़्यादातर इससे बुध से देखी जाती है। समय, अब बुध से संबंधित आप कोई उपाय कर रहे हैं तो समय क्या है? तो 4 से 6 बजे का जो सायंकाल का समय है वो समय इनका है। दिन बुधवार है, रत्न पन्ना है, और इनकी जो पूरी चीज़ें हैं उसको अगर हम समझें तो इनकी जो आंखें हैं कबूतर जैसी आंखों वाला होता है, डरपोक होता है, चाल में बिल्ली की तरह चलने वाला होगा, लड़कियों की तरह बोलने वाला होगा, आकर्षक, दांत बहुत अच्छे होंगे, दूसरों की नकल उतारने वाला होगा, ये नकल उतारने में 1 नंबर। ये कहते हैं बुध की ये खास पहचान है। अगर वो कोई व्यक्ति आपसे बात करे और बात करते समय ऐसा प्रतीत हो रहा हो तो आप समझ लीजिए उसके बहुत बुध जो है बड़े ही उच्च के बैठे हुए हैं, और जब उच्च के बैठे हैं तो ये चीजें होंगी। जीव होठों पर फेरने की आदत वाला होगा, बार बार जीव फेरता होगा होठों पर। बातों बातों में महल खड़ा करने वाला कि आज मैं ये काम कर दूंगा, वो कर दूंगा, लंबी लंबी छोड़ने वाला, प्रत्येक को प्रभावित करके अपने साथ मिला लेने वाला, और जुबान का चस्का, जुबान पर कोई ना कोई चीज पाने की चसक होगी। अधिक खुराक, बहुत अच्छा अधिक खाने वाला होगा। कम सुंदरता को पसंद करने वाला, कम सुंदरता है फिर भी पसंद करेगा। अंगूठा लंबा होगा, उंगलियों के जोड़ उभरे हुए बाहर को और मोटे मोटे होंगे। कनिष्ठा, कनिष्ठा किसको कहते हैं? कनिष्ठा हमारे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उस उंगली को हम कनिष्ठा कहते हैं। कनिष्ठा उंगली के नीचे का हाथ का भाग बाहर को निकला हुआ होगा। तो आपने बहुतों के हाथ देखे हैं, ये नीचे को थोड़ा टेढ़ी हो जाती है उंगली और निकला हुआ होता है होगा। किसी भी घटना की जड़ तक पहुंचकर पता लगाने वाला होगा। ये बुध की विशेष करके पहचान है। और एक और बात, बुध किसी के उच्चस्थ होते हैं तो पहली बात तो वो टीचर लगता है, और क्या होगा? वक्ता बनता है अच्छा, और नेता भी वही बनता है। तो ये चीजें आपको और ज्ञात रखनी है। आगे, बुध मंदे की निशानी। अब मंदा बुध है, किसी का बुध बेकार चल रहा है, संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, या समझ लेते हैं ज्यादा ही मंदा बुध है तो कहते हैं बहुत ही ना के बराबर ही होगी। सामने के 3 दांत झड़ जाते हैं, जो आगे के जो दांत हैं 3 वो टूटने शुरू माने अलग हो जाएंगे। गंध का पता भी नहीं लगेगा किसकी गंध आ रही है किसकी गंध नहीं आ रही है। ये चीजें। उपाय क्या करना है अगर ऐसा हो रहा हो तो कांसे के बर्तन में देसी घी, कपूर, शक्कर डालकर पानी में बहाकर कांसे का बर्तन धोकर घर को ले आएं। ऐसा करने से आपका बुध मंदा जो है ठीक हो जाएगा। या तांबे का पैसा सुराख वाले दरिया में दबा दें। तांबे का पैसा किसी सुराख वाले में, या सुराख वाले में दबा दो या दरिया में बहा दो। नाक छेदन करवाएं, कोई लड़की है तो उसका नाक छेदन करवा दें अगर बुध खराब चल रहा है। फिटकरी से दांत साफ करें, कन्याओं का पूजन करें और राहु केतु का उपाय करें। इनसे बुध का जो मंदापन है वो दूर हो जाता है। और ग्रहों के साथ बुध का कैसा संबंध है? बुध हो सकता है किसी और के साथ बैठे, तो बुध सूर्य के साथ पारे जैसा है। पारा देखा है, बड़ा भारी है। तो सूर्य के साथ जब बुध बैठता है तो सूर्य का प्रभाव उच्च का हो जाता है, बुध का प्रभाव मंदा हो जाता है। तो बुध जो अपना प्रभाव देने वाला होता है वो प्रभाव नहीं दे पाता। चंद्र के साथ दही के समान है। कहते हैं व्यक्ति अपना जीवन तो कट रहा है लेकिन कुछ मजा नहीं है। शुक्र के साथ पानी के समान है। पानी का मतलब क्या है कि उसका जीवन ही बुध के माध्यम से चल रहा है। बृहस्पति के साथ मित्र, मित्रता अच्छी रहती है लोगों के साथ। मंगल के साथ शेर का दांत, जिसे लोग कोई पा ही नहीं सकता। ऐसी चीजें उम्मीद करते हैं कि लाज जो कहते हैं ना शेर के दांत ले आना, तो शेर के दांत बहुत कम लोग लेकर आएंगे। तो यही बात है। तो मंगल के साथ शेर का दांत है। राहु के साथ हाथी की सूंड, हाथी जैसी सूंड, विशाल सूंड होती है, विशाल का शरीर हो जाए। केतु के साथ कुत्ते की पूंछ, कुत्ते जैसी पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कितना भी कुछ कर लो तब भी सीधी नहीं हो सकती। तो ये बात केतु के साथ होगी। शनि के साथ कली जैसा संबंध होता है, कली फूल की कली जैसा, किसी ने कोई बात कही तुरंत मुड़ जाए, ऐसा शनि के साथ संबंध होता है। और कहा सूर्य और मंगल के सामने यह साथ में बैठे हुए बुध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहते हैं सूर्य के या और मंगल जो सामने हो, उसके साथ में सामने हो या साथ में बैठे हो तो बुध का जो प्रभाव है, बुध अपना जो प्रभाव दिखा रहा था वो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ऐसा बताया गया है, ऐसा समझाया गया है। आपके जो चीज ना समझ में आए, मैं तो एक बार नहीं 10 बार कहता हूँ, जो चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरे ये चीज समझ में नहीं आई। मैं अगली वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगा कि ये कैसे समझ में आएगी, आपके क्या इसका उद्देश्य होगा और कैसे आप जान पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो अब चलते हैं हम बृहस्पति जी के बारे में। बृहस्पति अर्थात ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी इन्हें हम कहते हैं गुरु के रूप में कहते हैं, तो नाम ही बृहस्पति है, गुरु इनका नाम वैसे भी है। तो इनका जो पक्का घर है, कहते हैं स्वामिज्यो मीन धनसो, इनका जो पक्का घर है वो 9 और 12 धनु और मीन के गुरु का ये घर है। अपने इस राशि के स्वामी हैं। इनका श्रेष्ठ घर
1, 5, 8, 9 और 12 ये श्रेष्ठ ग्रह है। इनके मंदे घर 6, 7 और 10 इनके मंदे घर हैं। इनका रंग पीला, कुछ गेहुआ रूप। इनका शत्रु ग्रह शुक्र और बुध है। मित्र ग्रह सूर्य, मंगल और चंद्रमा है। समग्रह राहु, केतु और शनि है। इनका कार्य शिक्षा संबंधी कार्य है। ये कहते हैं अच्छी पदवी देने वाले होते हैं गुरु, जिनके अच्छे बेटे होते हैं। इनका उच्च ग्रह, उच्च माने कर्क के उच्च के होते हैं। चौथा लिखा है, आपने 4 नंबर देख पा रहे होंगे, तो जो 4 है वो कर्क है। कर्क के जो गुरु हैं वो उच्च के होते हैं और नीच के मकर के नीच के होते हैं। इनकी बीमारी सांस की बीमारी या कमर दर्द की बीमारी ये बीमारी देते हैं। समय सूर्योदय से 8 बजे तक का समय है। इनकी छोटी जो भी क्रियाकलाप है करने का, दान करने का। दिन वीरवार माने गुरुवार इनका दिन है। अब बृहस्पति जी का पुरुष, जो बृहस्पति का पुरुष है वो कैसा होगा, तो कहा जाता है इस ग्रह के उच्च वाला जातक का माथा चौड़ा होगा, उसे सांस की बीमारी नहीं होगी। उच्च वाला है, ये ध्यान रखना। जिसका बृहस्पति उच्च का हो उसको, बाकी को हो सकती है। नाक ऊंचा होगा। बोलना, चालना, बैठना गुरु की तरह सहाना, माने गुरु जैसा ही होगा। जैसे आपने देखा होगा, आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आए होंगे, उनकी एक अपनी एक पदवी होती है, उनका एक चाल चलन होता है, तो वही गुरु उच्च वाले व्यक्ति का होता है। उसके हाथ की पहली उंगली तर्जनी काफी बड़ी, उसे किसी के प्रति विशेष आकर्षण नहीं होगा, ना ही वह स्वभाव का रूखा होगा। हाथ की उंगलियों के चौड़े जोड़ों का पता नहीं चलेगा। हाथ की जो उंगलियां हैं, जैसे ज्यादातर उंगलियों में जोड़ का पता लगता है, कहाँ से कितना अंतराल है, वो आपस में मिली हुई होती हैं जिनके गुरु उच्च के होते हैं। नाखून वाली पोरी, नाखून का ऊपरी हिस्सा है, नुकीली होगी, तो धर्म पर प्रणतक देने वाला होगा। धर्म के विषय में जो जानकारी अगर वो रखता है तो वो कह देगा बिल्कुल एकदम मैं सटीक उत्तर दे रहा हूँ, जो है वही सत्य है। स्वभाव से लापरवाह होगा। आर्थिक स्थिति गुरु के उच्च होने पर उच्च होगी, मध्यम होने पर मध्यम होगी, और ऐसे जातक से किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान रखना। बृहस्पति मंदे की पहचान, जब किसी का बृहस्पति मंदा हो तो क्या होगा, तो कहते हैं चोटी के स्थान पर सर के बाल उड़ जाएंगे जब बृहस्पति मंदा होगा। तो गले में माला डाले रखे, ये बृहस्पति मंदे की पहचान है। माला डाल लेंगे बहुत सारी गले में। और सोना खो जाए या चोरी चला जाए, ऐसा विशेष करके होगा जब गुरु मंदा चल रहा हो किसी का। तो झूठी अफवाहें फैल जाएं, झूठी अफवाहें, हुआ कुछ नहीं, अफवाहें फैल गई, ऐसा हो जाए। या शिक्षा बंद हो जाए, पढ़ाई का बहुत प्रयास किया लेकिन पढ़ाई ना हो। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, या जिसके बृहस्पति खराब चल रहे हो उनको क्या करना चाहिए उपाय, तो कहते हैं चलते पानी में तेल, बादाम, नारियल बहाने से लाभ मिलता है। कोई एक चीज बहा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सोना गले में डाले रखें, सोने पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा। केसर का तिलक लगाएं और केसर खाएं। नाक साफ करके काम शुरू करें। बृहस्पति की चीजें दान करें। सोना, पुखराज, कांस्य पात्र, चीनी, पीला रंग, चने की दाल, हल्दी, पुस्तक का दान करें। कोई इनमें से कोई एक चीज हो जो आप दान करें, जिससे आपका बृहस्पति उच्चस्थ होगा। और उच्च होगा बृहस्पति तो बृहस्पति गुरु जैसी पदवी देगा, गुरु की पदवी देगा, तो आपका मान, सम्मान, वैभव सब कुछ बढ़ेगा। ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी गुरु के माध्यम की दी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो किस प्रकार से और कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है या इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं पंचांग को समझने की कोशिश। पंचांग से हम आपका जन्म लग्न कैसे निकालें। तो मित्र, पंचांग एक आपकी पुस्तिका होती है जिसमें आपका आपके ग्रहों की स्थिति दी हुई होती है। कौन आपके नक्षत्रों, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सब चीजें उसमें दी होती हैं। कैसे दी होती हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा इसको हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज हम केवल अपना फोकस पूरा फोकस इसी बात पे रखेंगे कि हम अपना जन्म लग्न कुंडली से कैसे निकालें।
तो मित्रों इस तरह की आपका एक पंचांग होता है। पंचांग कई लेखकों का आता है, कई प्रकाशकों का आता है, तो आप कोई भी एक अच्छा पंचांग उसके ले सकते हैं। इस तरह की किताब होती है पंचांग आपकी, जैसे पंचांग दिवाकर है। तो जब आप इसको आगे चलते हैं, तो पंचांग से कुंडली निकालने के लिए मित्रों एक मैंने आपके बड़े बड़े स्टेप लिख दिए हैं मोटे मोटे में, कैसे निकलेगा। पहले आपका इष्ट काल निकालना पड़ेगा हमें, घटी में पल में। फिर हमें सूर्य स्पष्ट निकालना होगा, ये भी घटी और पल में। फिर लगन सारणी के घटी और पल में इष्ट काल को जोड़ना होगा। फिर हमारा जन्म लगन निकलेगा। तो जब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इनको करने के लिए आपको घटी और पल को समझने के लिए कि घटी क्या होते हैं, पल क्या होते हैं, कुछ कन्वर्जन मतलब कि किस एक घटी क्या होती है, पल क्या होते हैं, कला विकला अंश ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजों का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपको जब आप पंचांग देखें, पंचांग में आपको ये सब चीजें लिखी मिले तो आप उससे कंफ्यूज ना, आपको पता लगे कि ये क्या लिखा हुआ। तो मित्रों पहले हम करते हैं अंश। एक अंश जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, ये आपके 60 कला का होता है, जिसे मिनट कहते हैं। मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक अंश में 60 कला होती है। अब इसकी जो छोटी यूनिट है वह है एक कला। एक कला में आपके 60 विकला होते हैं, जिसे सेकंड कहते हैं। एक घटी में आपके 24 मिनट होते हैं और एक पल में आपके 24 सेकंड। तो मित्रों इन चीजों को एक बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम आगे जब हम आपको अंश को घटी में, कला को विकला में, पल में सब चेंज करेंगे, तब आपको ये सब चीजें याद रखनी होंगी। तो इसलिए आपके याददाश्त के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। जब आप अपना पंचांग की पुस्तिका खोलेंगे तो पंचांग की पुस्तिका में आपको हर पेज पे अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी। तो आपको जन्म लगन निकालने के लिए या कुंडली बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो पेज की फोटो खींच के मैंने यहाँ पे आपका लगा दिया, ताकि आपको समझ में। तो आपको मुख्य तौर पर 3 पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। जानकारी पृष्ठों की दी हुई है। कौन सा? पहला पृष्ठ आपका एक इस तरह से होगा। इसमें आपका यहाँ पे तारीखें दी हुई है, जैसे जनवरी है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31। तो ये 1 फरवरी, 2 फरवरी, ये तारीखें दी हुई हैं। ये आपके वार दिए हुए हैं, फिर आपके नक्षत्र दिए हुए हैं, आपके ये योग दिए हुए हैं। या पंचांग के 5 पार्ट होते हैं। हम अलग से एक बार पंचांग को समझेंगे आगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके नक्षत्र तो आप लोग समझ ही चुके हैं। उसके बाद आपके योग क्या होता है, करण क्या होता है, सब चीजें आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तो अभी जिस जानकारी की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस पेज पर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम किस तारीख को सूर्योदय किस समय हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपको अगर 25 तारीख का देखना है, तो 25 तारीख को सूर्योदय किस टाइम पे हुआ है, तो 25 तारीख आप ये देखेंगे यहाँ पर 25 तारीख लिखा हुआ है, 25 जनवरी लिखा हुआ है। यदि आप किसी बच्चे की व्यक्ति की कुंडली बना रहे हैं, इसका जन्म 25 जनवरी 2019 को हुआ है, 25 जनवरी 2020 को हुआ है, तो उसके लिए आप ये 25 तारीख देखेंगे यहाँ पर। और 25 तारीख के बाद से सीधे इसके सीधे लाइन में चलेंगे तो ये आपका आ गया। ये आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर ये सूर्यास्त, और ये आपका है सूर्योदय सूर्यास्त। तो ये आपका 7:28 पे आपका सूर्योदय हुआ है। तो ये जानकारी की हमें जरूरत पड़ेगी इस पेज से। फिर एक और पेज जो आपको चाहिए होगा, ये है एक और पेज जो आपको चाहिए उसके लिए आपको उस पेज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ये वाला कि ग्रह स्पष्ट की जरूरत पड़ेगी इस पेज की। इस पेज में क्या है कि सुबह 5:30 बजे लिखा है, प्रातः 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे आपका 27 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक ग्रहों की स्थिति जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि किस दिन पे सुबह 5:30 बजे ग्रह की क्या स्थिति थी। तो जब और एनाम्स क्या है, एनाम्स हम समझ चुके हैं कि 1 जनवरी 2020 को जो एनाम्स थे 24 डिग्री 7 मिनट 55 सेकंड के एनाम्स के हिसाब से ये आपका पंचांग बना होगा। तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, जब भी हम अभी आगे उदाहरण देकर समझेंगे तब आपको और क्लियर होगा। तीसरा पेज जो आपको जरूरत पड़ेगी हमें लग्न सारणी की, आपकी लग्न सारणी है। ये लग्न सारणी आपकी हर शहर के लिए अलग होती है। जैसे ये लग्न सारणी जो ये पेज मैंने आपके सामने खुला हुआ है, ये लग्न सारणी आपकी 28 डिग्री अक्षांश पे जो आपके शहर आ रहे हैं उन शहरों के लिए है। तो नाम नीचे लिखे हुए हैं, अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर, वृंदावन, चूरू, नारनौल, झुंझुनू, बीकानेर, रामगढ़, फरीदाबाद नगर देंगे। तो अगर इसका मतलब आप जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका जन्म इन शहरों में हुआ है, तो उस व्यक्ति का लगन निकालने के लिए आपको इस लगन सारणी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जन्म दिल्ली, अमरोहा,
जींद मेरठ में हुआ तो लगन सारणी दूसरा पेज आपको चाहिए होगा। इस तरह हर पेज पे लिखा होता है, तो आप अपने शहर के हिसाब से उसमें से लगन सारणी वाला पेज निकाल सकते हैं। तो इन 3 पेजों की हमें जरूरत पड़ेगी मित्रों। अब हम शुरू करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं मित्रों। तो आज हम मैं जो आपको उदाहरण के लिए कुंडली समय लेने जा रहा हूँ। तो कुंडली बनाने के लिए आपको चाहिए होता है जन्म समय, जन्म दिनांक और स्थान, जन्म तारीख और स्थान। तो मैं मान रहा हूँ कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम जिस व्यक्ति की कुंडली बना रहे हैं, जिस बच्चे की कुंडली बना रहे हैं, वह आपका 28 जनवरी 2020 को 28 जनवरी 2020 को उसका जन्म हुआ है। उसका जन्म समय था दोपहर को 12:27 और स्थान था आपका फरीदाबाद। तो हम इस व्यक्ति के लिए या इस बच्चे के लिए हम उसका लगन निकालेंगे कि उसका लगन क्या होगा। तो जो हमने पहले स्टेप दिए हुए थे उसमें स्टेप में हम देख सकते हैं कि पहले हम सबसे पहले इसका इष्टकाल निकालेंगे। तो मित्रों सबसे पहले समझते हैं इष्टकाल होता क्या है। मित्रों इष्टकाल उस समय के डिफरेंस को कहते हैं कि जो सूर्योदय से लेकर और जब व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय के बीच का डिफरेंस जो है, जो अंतर है, समय का अंतर। जैसे इस बच्चे का जन्म, व्यक्ति का जन्म दोपहर को 12:27 पर हुआ था। अब हमें देखना पड़ेगा कि 28 जनवरी 2020 को सूर्योदय कब हुआ था। तो मित्रों सूर्योदय देखने के लिए हम आपके सबसे पहले इस वाले पेज पर जाएंगे। तो इस पेज पे हम देखेंगे कि आपका 28 जनवरी कहाँ है। मित्रों ये आपका ये रहा 25, 26, 27, 28, ये आपका 28 जनवरी हो गया। अब 28 जनवरी के सीधे लाइन में जब हम आएंगे तो ये आपका ये रहा सूर्योदय के ये है आपके घंटे, ये है आपके मिनट। तो ये 7 घंटे और 27 मिनट पे आप 7 घंटे 27 मिनट पे आपका सूर्योदय हुआ था। तो इसको हम नोट कर लेंगे 7 घंटे 27 मिनट के लिए। फिर हम आगे चलेंगे। तो ये मैं नोट कर दिया आपका कि सूर्योदय हुआ था इस दिन 7:27 पर। जन्म का समय था आपका 12:27। तो मित्रों अब हम इन घंटों का अंतर निकाल लेंगे। तो हम 12 घंटे 27 मिनट में से 7 घंटे 27 मिनट घटाएंगे तो आपका आता 5 घंटे। 5 घंटे का अंतर आ गया। तो आपका अब ये जो इष्टकाल है 5 घंटे हो गया। अब हम क्या करना है, अब हमें इस इष्टकाल को हमें घटी और पल में चेंज करना, कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? हमें पता है कि एक घटी आप मेरे माउस पे ध्यान देना कि माउस का कर्सर कहाँ चल रहा है। कि हमें ज्ञात है कि एक घटी आपकी 24 मिनट की होती है। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। तो पहले 5 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 घंटे बराबर 5 गुणा में 60 मिनट हो गए। और जब इसको डिवाइड कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे तो ये आपका घटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक घटी में 24 मिनट होते हैं। तो 5 गुणा में 60 भाग 24 से घटी करेंगे तो आपका आ गया 12.5 घटी। अब 12.5 घटी को हम घटी और पल में करेंगे तो 12 घटी पूरा हो गया प्लस 12 घटी और ये प्लस में आपका 0.5 घटी, आधा घटी। अब घटी को फिर हम पल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके 60 होते हैं, एक घटी में 60 पल होते हैं। तो आपका हम 12 और 0.5 इंटू 60 करेंगे तो आपका 30 आ गया। तो ये आपका 12.5 घटी का मतलब ये हो गया कि 12 घटी और 30 पल। तो ये आपका इष्टकाल हमने निकाल कर यहाँ पर रख लिया। आपका इष्टकाल आया है 12 घटी और 30 पल। अब हम आगे चलते हैं, एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा यह है मित्रों, हम निकालेंगे सूर्य स्पष्ट। अब सूर्य स्पष्ट निकालने के लिए जो आपको जो ग्रहों की स्थिति वाला पेज था हम उस पेज पर जाएंगे। तो वो मित्रों कौन सा पेज था आपका? वो आपका ये वाला पेज है। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दैनिक मेघन ग्रह स्पष्ट। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें आपका 28, देखिए ये आपका 29 जनवरी तक का है। तो 28 जनवरी को सुबह 5:30 बजे सूर्य की क्या स्थिति हम देखेंगे। तो मित्रों नीचे आएंगे आपके, ये आपके 28 फरवरी है, सॉरी 28 जनवरी, समझ लो 28 जनवरी। तो 28 जनवरी आपकी है। 28 जनवरी के आगे जब आप आएंगे नीचे और यहाँ पे सूर्य के नीचे देखेंगे तो आपका ये लिखा हुआ है रा से होता है राशि, आ से होता है अंश, का से होता है कला और बी से होता है विकला। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो ये आपके नंबर लिखे हुए हैं नोट कर लेंगे। तो 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे जो सूर्य की स्थिति थी वो सूर्य की स्थिति थी 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 राशि, 13 अंश, 22 कला, 34 विकला।
तो आपका 13, आप इस राशि का 9 का मतलब क्या होता है ये भी एक बार समझ आता आपको मैं मित्रों, क्योंकि यहाँ पे ना इस पंचांग में राशि आपकी शून्य से शुरू होती है। तो हम जो कुंडली बनाते हैं, हम राशि हम 1 से शुरू करते हैं। हम 1 को कहते हैं मेष, पंचांग में 0 को मेष कहा जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे होता है, और हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब आप राशि का करेंगे तो 0 लिखा हुआ होगा तो मेष राशि, 1 लिखा हुआ होगा तो वृष राशि, तो उससे एक बढ़ के मिलेगा आपका। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये आपका 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब हो गया आपका 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया मकर राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 तारीख को सूर्य आपका मकर राशि में था, और आपका ये 13 अंश 22 कला और 34 विकला का था। तो इसको हम नोट कर लेंगे। अब देखिएगा मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट कर लिया है कि 28/1/2020 को आपका सूर्य की स्थिति थी वो 9 राशि 13 अंश 9 राशि 13 अंश 22 कला और 34 विकला, ये इसकी स्थिति थी। अब इसी तरह हमने क्या किया कि मैं एक दिन बाद अगले दिन आपका सूर्य की स्थिति क्या थी उसको भी नोट कर लेंगे, उसके नीचे लिखा हुआ था। तो अगर आप फिर से पीछे देखना चाहें तो आप 29 तारीख को देखेंगे कि आपका यहाँ पर है कि 9 राशि 14 23 और 33 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको भी मैंने नोट कर लिया है कि 9 14 अंश 23 कला 33 विकला, तो इसको मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर। अब हम कर क्या रहे हैं मित्रों, उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों, हमने क्या नोट किया कि 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे सूर्य की स्थिति क्या थी। फिर हमने नोट कर लिया कि 24 घंटे के बाद 29 तारीख को सूर्य की स्थिति क्या थी। तो ये हमारा करने का हम क्यों कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं कि 5:30 बजे तो हमें सूर्य की स्थिति पता है, लेकिन जब जन्म हुआ था 12/27 पर तब सूर्य की स्थिति क्या थी वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि हम दोनों समय का हमने अंतर निकाल लिया कि 24 घंटे में जब हमने दोनों को माइनस कर दिया, इसमें से 14 डिग्री 23 में से 33 में इसको माइनस कर दिया हमने, तो हमारा आ गया 1 डिग्री 0 मिनट और 59 सेकंड, या फिर 1 अंश 0 कला 59 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि 24 घंटे में सूर्य ने इतनी दूरी तय की। और जब सूर्य ने 24 घंटे में इतनी दूरी तय की तो 1 घंटे में कितनी की होगी, 1 घंटे में करने के लिए हमने इसको 24 से भाग कर दिया। और जब 24 घंटे में इतनी की तो हमारा जो समय का डिफरेंस था कि 5:30 बजे का समय हमारे पास था सूर्य का, ये वाला 28 तारीख का, और जो जन्म हुआ था व्यक्ति का जन्म हुआ तो 12/27 पे हुआ था। तो उतनी देर में सूर्य ने कितनी दूरी तय की, तो उसको तय करने के लिए 5 घंटे लगे थे। सूर्योदय से लेकर और जन्म तक 5 घंटे लगे थे। तो वो कितनी दूरी तय की उसने, तो हमने यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आपका ये समय निकल गया। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 डिग्री और 42 मिनट। ये बहुत सिंपल गणित है मित्रों, आराम से कर सकते हैं आप भी। अब ये निकल गया हमारा। अब जन्म के समय यानी 12:30 बजे हमने जो जन्म का समय लिया है, 12:30 बजे लिया है। मैंने क्या किया आपकी आसानी के लिए, क्योंकि 3 मिनट का करेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत और मुश्किल हो जाएगी और बहुत कम फर्क पड़ेगा, इसलिए मोटा पहला एग्जाम्पल समझाने के लिए इसको 12:30 बजे का मैंने 5 घंटे कर दिया। आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जाना है तो आप 3 मिनट का गैप भी ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी यही ऐसे ही सेम रहेगी। तो अब 5 घंटे में जो सूर्य की स्थिति है वो आपकी, वो जो सुबह 5:30 बजे था, और ये आपका इतना आगे बढ़ गया सूरज। तो हम ये 12 मिनट और 42 सेकंड सूर्य आपका 5:30 बजे से और आगे बढ़ गया 5 घंटे में। तो वो क्या किया हमने इसमें जोड़ लिया 5:30 की स्थिति में। तो 12:30 बजे जब बच्चे का जन्म हुआ है, 12/27 पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपका, तो वो आपके सूर्य की स्थिति क्या हुई कि 9 राशि में बता दूं कि 9 राशि आपकी कुंडली वाली धनु राशि नहीं है, ये आपकी मकर राशि है, क्योंकि यहाँ पे पंचांग में 0 से शुरू हुआ था। तो 12:30 बजे जो सूर्य था आपका, वो आपका मकर राशि में था, और ये जोड़ने के बाद आपका आया 13 डिग्री 35 मिनट और 16 सेकंड, या 13 अंश कला और विकला, ये आपका आ गया
अब हमने इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम राशि हमको पता है और हम इस तो आपकी जो डिग्री आई है 13 डिग्री, अब हम क्या करेंगे, इस 13 डिग्री को नोट कर लेंगे। अब आप, और जो आपका ये वाला आपका आया है, जो 13 डिग्री आया है, 13 डिग्री और आपका ये आया है 13 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस नोट करने के बाद अब हम चलेंगे, तो हम चलेंगे आपका लग्न सारणी में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि आपकी ये ऊपर आपके पूरे अंश हैं, डिग्री हैं, तो यहाँ आपका 0 से लेकर 29 तक है, तो यहाँ पर आपका किधर लिखा हुआ है 13, ये 13 लिखा हुआ है। और राशि जो हमने देखी थी सूर्य की राशि आपकी थी 9 नंबर राशि, तो 9 नंबर राशि मित्रों आपकी ये वाली, ये रही मकर। तो इस मकर राशि के सीध में और 13 अंश के सीध में जो आपकी लाइन आ रही है, जो पॉइंट आ रहा है, वो देखेंगे कहाँ मिल रहा है। तो मित्रों ये आपका मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ से आपका 9वीं राशि आ रही है और ऊपर से आपकी ये आपकी 13 डिग्री है, 13 अंश आ रहे हैं, 13 अंश ये ऊपर आकर यहाँ से आ गए और ये आपके मकर है। तो जो अब ये आपके क्या है, यहाँ लिखा हुआ घ और प, तो घ मतलब घटी, प मतलब पल। तो आपका ये आ गया, उस समय आपका आ गया 13 अंश पर आपका ये आ गया, ये 53 घटी और 10 पल। तो अब हम इस 53 घटी और 10 पल को नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद मित्रों ये हमने नोट कर लिया, 53 घटी और 10 पल हमने इसको नोट कर लिया। तो आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम क्या करना है कि इस 53 घटी और 10 पल को हमने ईस्ट काल निकाला था, उस ईस्ट काल में जोड़ देना है। तो ईस्ट काल हमारा आया था 12 घटी 30 पल आया था, उसमें हम इसको जो यहाँ से निकाला 53 घटी और 10 पल, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का मित्रों ये आपका आ गया 30 और 10 40 हो गया, और 53 और 12 65 हो गया, तो 65 घटी और 40। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अगर ये जोड़ आपका घटी का जोड़ 60 से अधिक आता है तो हमें इसे 60 में से माइनस कर देना, और यदि 60 से कम आता है तो फिर उसको वैसे का वैसे रहने देना, क्योंकि 60 पे एक चक्कर पूरा हो जाता है तो फिर वो अगले चक्कर में चला जाता है, इसलिए इसको ऐसा करना है। तो जो हमारा 60 घटी और 40 पल आया, तो हमने इसमें से, क्योंकि ये 60 से अधिक है इसलिए इसमें से हमने 60 घटा दिया, तो ये आपका 60 घटाने के बाद आपका आ गया 5 घटी और आपका 40 पल। ठीक है, अब हमने इस 5 घटी और 40 पल को नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस 5 घटी और 40 पल के आसपास का घटीपल हमें लग्न सारणी में देखना है। बिल्कुल एग्जैक्ट 5 घटी 40 पल हमें नहीं मिलेगा, पर हमें इसके आसपास का देखना है। अब हम फिर से चलते हैं वापस लग्न सारणी। राशि जो हमने देखी थी सूर्य की राशि आपकी थी 9 नंबर राशि, तो 9 नंबर राशि मित्रों आपकी ये वाली, ये रही मकर। तो इस मकर राशि के सीध में और 13 अंश के सीध में जो आपकी लाइन आ रही है, जो पॉइंट आ रहा है, वो देखेंगे कहाँ मिल रहा है। तो मित्रों ये आपका मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ से आपका 9वीं राशि आ रही है और ऊपर से आपकी ये आपकी 13 डिग्री है, 13 अंश आ रहे हैं, 13 अंश ये ऊपर आकर यहाँ से आ गए और ये आपके मकर है। तो जो अब ये आपके क्या है, यहाँ लिखा हुआ घ और प, तो घ मतलब घटी, प मतलब पल। तो आपका ये आ गया, उस समय आपका आ गया 13 अंश पर आपका ये आ गया, ये 53 घटी और 10 पल। तो अब हम इस 53 घटी और 10 पल को नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद मित्रों ये हमने नोट कर लिया, 53 घटी और 10 पल हमने इसको नोट कर लिया। तो आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम क्या करना है कि इस 53 घटी और 10 पल को हमने ईस्ट काल निकाला था, उस ईस्ट काल में जोड़ देना है। तो ईस्ट काल हमारा आया था 12 घटी 30 पल आया था, उसमें हम इसको जो यहाँ से निकाला 53 घटी और 10 पल, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का मित्रों ये आपका आ गया 30 और 10 40 हो गया, और 53 और 12 65 हो गया, तो 65 घटी और 40। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अगर ये जोड़ आपका घटी का जोड़ 60 से अधिक आता है तो हमें इसे 60 में से माइनस कर देना, और यदि 60 से कम आता है तो फिर उसको वैसे का वैसे रहने देना, क्योंकि 60 पे एक चक्कर पूरा हो जाता है तो फिर वो अगले चक्कर में चला जाता है, इसलिए इसको ऐसा करना है। तो जो हमारा 60 घटी और 40 पल आया, तो हमने इसमें से, क्योंकि ये 60 से अधिक है इसलिए इसमें से हमने 60 घटा दिया, तो ये आपका 60 घटाने के बाद आपका आ गया 5 घटी और आपका 40 पल। ठीक है, अब हमने इस 5 घटी और 40 पल को नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस 5 घटी और 40 पल के आसपास का घटीपल हमें लग्न सारणी में देखना है।
बिल्कुल एग्जैक्ट 5 घटी 40 पल हमें नहीं मिलेगा, पर हमें इसके आसपास का देखना है। अब हम फिर से चलते हैं वापस लगन